नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। वक्त है हरियाणा विशेष का। ये शुरुआत करते हैं। कृषि के सुधारों की दिशा में हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में 20 कृषि क्षेत्र निवेशक कंपनियों और 22 किसान उत्पादक संगठनों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश में ताजा फल और सब्जियों की सुदृढ़ सप्लाई चेन की स्थापना होगी, ताकि खेतों से उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचेगा। किसानों के लिए अपनी फसल बेचना आसान होगा। एमओयू साइन करने के बाद सीएम ने कहा है कि केंद्र और हरियाणा सरकार का फोकस पूरी तरह से कृषि पर है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर आयाम हम लोग कायम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि एमओयू साइन किए हैं और 600 एफपीओ बनाए गए हैं। इसमें मार्केटिंग कंपनियों की मदद लेके पैक हाउस में फसल की प्रोसेसिंग और पैकिंग करके अच्छी कीमत में बेच सकेंगे। प्रगतिशील किसानों की संख्या 500 है और उनसे कहा है कि अपने जैसे 10 किसानों को तैयार करें। वहीं सीएम ने कहा कि मूल्यांकन और प्रोत्साहन भी प्रगतिशील किसानों के लिए रखा गया है। चाहे हमारी हरियाणा सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा कि किसानों की आय डबल करनी है, तो उसमें जितने भी नए ऐसे आयाम हैं जिससे कृषक की आय बढ़ सकती है, वो लागू हम कर रहे हैं। उसी में एक ये जो कंसेप्ट एफपीओ का बना है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एक छोटा किसान अपनी चीज़ को पैदा तो कर सकता है, लेकिन पैदा करने के बाद उसकी ठीक से प्रोसेसिंग, उसकी बिक्री, मार्केटिंग, इसमें वो छोटे किसान को करना बहुत कठिन है। तो एफपीओज में जैसा अभी बताया कि लगभग 600 एफपीओज हरियाणा में बने हैं और उसमें 78,000 किसान प्रतिनिधि हैं। ऑन एवरेज 130 किसान जो हैं एफपीओ में प्रतिनिधि हैं, कहीं 250-300 भी हैं, कहीं 40-50 भी हैं। तो इतने संख्या में किसान मिल करके अपनी एक मार्केटिंग की व्यवस्था करते हैं। उनकी एक मैनेजमेंट बॉडी होती है, उनको सरकार की ओर से ग्रांट भी दी जाती है, ताकि वो सारा सामान इकट्ठा करके और उसको मार्केटिंग के लिए कहीं ले जा करके बेच सकें, या जो बायर है उसको अपने यहाँ बुला करके और उसकी पैकिंग करके ठीक से उसको बेच सकें। इसी प्रकार जो पैक हाउसेज हैं, पैक हाउसेज में उनकी पैकिंग, उनकी फलों की और सब्जियों की, उसकी ठीक से प्रोसेसिंग करके और मंडी में अच्छी कीमत से बेच सकें, ये भी उसका एक हेतु है, ताकि वहाँ पर किसान को जो है आय उसकी बढ़ सके। प्रोग्रेसिव किसान जो हैं हमारे, जितने प्रगतिशील किसान हैं, इनकी संख्या लगभग 500 है। वो भी काफ़ी एफपीओज में आए हैं, जो नहीं आए हैं उनको भी लाएंगे। और उनको हमने निवेदन किया है कि अपने जैसे प्रोग्रेसिव किसान वो तैयार करें, क्योंकि ज़मीन तो जैसी बाकी किसानों की वैसी उनकी है, लेकिन उनके पास नई तकनीक है, नई विधि है और समय पर काम करने का उनका जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, शेड्यूलिंग की हुई है, उस शेड्यूलिंग का बाकी किसानों की भी ट्रेनिंग करें। अपने जैसे हर प्रगतिशील किसान 10 किसानों को तैयार करें, ताकि इन 500 से हम 5,000 किसान कर सकें, 5,000 से फिर 50,000 कर सकें। और ऐसे प्रगतिशील किसानों के लिए भी हमने कई स्कीमें बनाई, उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनको इनाम भी रखा गया है और इसका मूल्यांकन करेंगे। एक सिस्टम अभी तक थोड़ा कोविड के कारण से हमारी ये प्रोसेस ढीली हो गई थी, लेकिन अब कोविड का मैं समझता हूँ कि जैसे हम सोच रहे हैं कि भी कोविड जो है वो डिमिनिशिंग साइड में जब जा रहा है तो समाप्ति की ओर है, तो आगे किसानों के इस प्रगतिशील किसानों के कार्यक्रम को हम और ज़रा आगे गति से बढ़ाएं। और सी मनोहर लाल ने एक बार फिर से किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून वापस लेकर सरकार ने किसानों की बात मान ली है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों पर दर्ज मुकदमे पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। कृषि कानून वापस होने चाहिए, वापस हो गए हैं। और जहाँ तक एमएसपी के कानून की बात है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में किसानों के प्रतिनिधियों को भी लिया जाएगा, केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकारों के लोग भी होंगे, कृषि विशेषज्ञ भी होंगे, कृषि के अर्थशास्त्री भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे। ऐसे सब लोगों को मिला करके कमेटी जल्दी घोषणा होगी। उसमें से जो सुझाव कमेटी की ओर से आएंगे वो सरकार जो है उसको उस हिसाब से लागू करेगी। देखिए, ये ठीक है कि वो राज्यों का ही अधिकार है और हमने उसका जो डाटा है वो भी मांगा है कि कितने किसानों के ऊपर मुकदमे हैं, कितने केसेस बने हुए हैं, कितने किसानों की डेथ हुई है। आंकड़ा थोड़ा सा वेग सा है जो ये लोग क्लेम करते हैं। अब उस आंकड़े को हम उनसे भी मांगे कि आप जो आंकड़ा बता रहे हैं आप हमको बताइए, लिस्ट दीजिए। और उस लिस्ट के बाद फिर बाद में जैसे ही किसानों के साथ फाइनल कोई बातचीत होगी तो उसमें हम हरियाणा की ओर से जो करना होगा करेंगे। लेकिन अभी तो चूँकि वो उन्होंने अपने उठने का कार्यक्रम नहीं बनाया है, ये चीज़ें होती हैं, फाइनल स्टेप होता है और फाइनल स्टेप, फाइनल स्ट्रोक जो होगा उसमें इन सब चीज़ों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।
और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि वो और उनकी पार्टी भी चाहती है कि किसानों पर दर्ज सभी मामले रद्द हो जाएं। वहीं एमएसपी कानून पर भी धनखड़ ने कहा है कि एमएसपी पर कानून सभी चाहते हैं, लेकिन ये सब संसाधनों पर निर्भर है। एमएसपी पर कानून भी ठीक वैसे ही है जैसे कोई बड़े घर में रहना चाहता है, लेकिन उसके पास संसाधनों की कमी है। विपक्ष यही तो कह रहा था, विपक्ष की बात मान ली। अब विपक्ष कौन सी बात करना चाहता है? जी एमएसपी पर किसान मांग कर रहे हैं एमएसपी का कानून। देखिए, एमएसपी का कानून सब चाहते हैं। बात केवल इतनी है, जैसे हर आदमी बड़े घर में रहना चाहता है, हर आदमी को बड़ी गाड़ी की इच्छा होती है, गाड़ी नहीं तो मोटरसाइकिल की इच्छा होती है, लेकिन किस पर निर्भर करती है? संसाधनों पर। ये सारा का सारा मुद्दा सरकार के संसाधनों पर निर्भर करता है। और कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ किसान नेता आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। इस पर अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ था, किसान नेताओं की एकमात्र मांग थी कृषि कानूनों की वापसी, जिसे सरकार ने मानते हुए अपना वादा पूरा कर लिया है। किसानों की बाकी बची मांगों को जल्द कमेटी बनाकर सुलझाने का आश्वासन दे दिया है। अब किसानों को ज्यादा मांगों को लेकर बार बार आंदोलन नहीं करना चाहिए। नहीं, मुख्य रूप से जब ये किसान आंदोलन आरंभ हुआ था तो वर्ष भर इन्होंने एक ही बात कही थी कि 3 कानून वापस हो जाएं तो हम अपने घरों को चले जाएंगे। और प्रजातंत्र का बहुत ही स्वस्थ नमूना पेश करते हुए प्रधानमंत्री जी ने इन 3 कानूनों को वापस कर दिया। लोकसभा में भी इनको रिपील करने का बिल पास हो गया। अब कोई वजह नहीं रह जाती कि ये अन्य नई मांगों को लेकर आंदोलन को जारी रखें। जो इनकी अन्य मांगे हैं उसके लिए भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने एक कमेटी बनाने के लिए कह दिया है, तो इनको उस पर विश्वास करना चाहिए और इस आंदोलन को वापस लेना चाहिए। अब ये बातचीत होगी, जो निर्णय होंगे उनकी पालना करेंगे। और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेकर विवेकशीलता का परिचय दिया है। 70% आबादी का मन जीतने का काम इन्होंने किया है। लंबित फैसला था जी, बड़ा ठीक सामयिक हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों का मूड देख के जो फैसला करा है, मैं समझता हूँ बहुत विवेकशील फैसला है। और एक बहुत बड़ा समुदाय जो देश का 70% लोग हैं। अगर आप जापान जर्मनी में देखें तो 2 से लेकर 7% लोग खेती करते हैं। दुनिया में कहीं भी इतने लोग खेती से जुड़े हुए नहीं हैं। खाली हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 ऐसे देश हैं जहाँ 70% लोग खेती से जुड़े हैं। और इसमें इतने लोगों का मन जीतने का, उनका विश्वास जीतने का काम वो करा है। ये पक्ष में विपक्ष तरह के ये तो चलते रहते हैं। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मिले हमारे सीएम साहब से। मैं समझता हूँ ये भी उसमें एक कारगर स्टेप है। हालांकि इसको कहा जा रहा है कि नॉन पॉलिटिकल था। और किसान नेता प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। बातचीत से ही अब आगे का भी समाधान निकलेगा। राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं क्योंकि संसद सत्र चल रहा है और जो मुद्दा है वो मुख्य यही है कि जो किसान आंदोलन है उसका हल कैसे निकलेगा। तो सीधा सवाल फिर से पूछ लेते हैं, कैसे निकलेगा हल? हल निकलेगा बातचीत से। हल निकलेगा जब भारत सरकार की समझ में आ जाएगा कि किसानों से बात करनी चाहिए, इनके जो मसले हैं उसका समाधान करना चाहिए, उस साल निकलेगा। और बातचीत कैसे होगी? और बातचीत तो वही भारत सरकार बताओगी कैसे करेगी। कोशिश आपको करनी है? हम तो कर रहे कोशिश पिछले 10 महीने से। जी। कोई बात कृषि मंत्री से हुई, कोई फोन कॉल हुआ? कोई नहीं बात। आपको याद होगा शुरू में सरकार ने कहा था कि एक फोन कॉल की दूरी पर ही है सरकार, तो फोन कॉल कर लीजिए। हाँ करी बात, चिट्ठी भेज दी थी उनको, जवाब कोई आया नहीं आया। ऐसा क्यों हो रहा है कि जवाब नहीं आ रहा, जब प्रधानमंत्री खुद इस मसले पर आकर खुद ऐलान करके
तीनों कृषि कानून उन्होंने रिपील करने का ऐलान किया और अब संसद में भी हो गया, तो आपको क्यों कुछ तो आपको लगता होगा कि सरकार बातचीत क्यों नहीं कर रही है? पता नहीं भाई, तो सरकार के लोग बताओगे। जी, आप जाते रहे हैं, एनालिसिस तो कुछ किया होगा। हाँ करा। क्या लगता है क्यों नहीं ये बात? ऐसे ही चले जाए, इनमें तोड़ फोड़ करवा दो बीच में आपस में, जी ऐसे इनको घर भेज दो। जी हाँ। फिर इस आंदोलन को दबाओ, जी। कैसे आंदोलन दबाएगा, वो मुकदमों से दबाएगा, वो एलिगेशन लगा कर दबाएगा। तो इन सब चीजों का सरकार का एक षड्यंत्र रहता है, उनसे बचना है देश की जनता को। जी। अच्छा, अब एक बात सोशल मीडिया पर चल रही है, आप जैसे बताते हैं कि किसान बोलते हैं, तो हमें भी ये बाहर से पता चलता है सोशल मीडिया से कि लोग कह रहे हैं कि मतभेद हो गया है किसानों में। वहाँ के कुछ किसान पंजाब के कह रहे हैं कि हमें तो एमएसपी से कोई खास मतलब नहीं है और हम वापस जाना चाहते हैं, आंदोलन कॉल ऑफ करना चाहते हैं। ये क्या है? एक चर्चा ही चल रही है, एक बड़ी बहस है ये भी। जी, लोग कह रहे हैं फूट पड़ गई है। इसमें कहीं फूट नहीं है स्कीम में। जब कुछ किसानों में ये अफवाह चला रहे हैं जी, कौन चला? काम पूरा हो गया और चलो, काम पूरा होगा तो चलो। अब जो किसान हैं उनको तो यही है कि बिल ही पूरा किसान आंदोलन था। जब उनकी समझ में आता है कि मुकदमा और एमएसपी भी एक बड़ा सवाल है, तो फिर वो समझते हैं हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी कोई किसान नहीं जा रहा, किसान तो पहले भी घर आते रहे जाते रहे। मोर्चे ऐसे कैसे ये हैं, ऐसे ही रहेंगे, और जब तक पूरा समाधान नहीं होगा मोर्चे यहाँ से नहीं हटेंगे। तो यहाँ सब इसी मसलों पर ही बातचीत होगी? लखीमपुर भी अभी, क्योंकि सब इशू हैं, जब सरकार बैठेगी तो सब इशू पे बातचीत होगी। तो राकेश टिकैत साहब को अभी यहाँ पर सुन रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान क्रांति गेट से जतिन गोस्वामी। राकेश। तो वहीं दूसरी ओर सांसद देवेंद्र हुड्डा ने नोटिस देकर सदन में किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। इसके साथ ही देवेंद्र हुड्डा ने विपक्ष के सांसदों के निलंबन को भी अलोकतांत्रिक बताया है। देखिए, इस पे समूचा विपक्ष एकजुट है और आज हम यही संसद के अंदर अपनी बात रखेंगे। ये अलोकतांत्रिक है और इनकी सस्पेंशन वापस होनी चाहिए। मेंबर्स को दोबारा से सदन के अंदर आने की अनुमति मिलनी चाहिए। आज चेयरमैन साहब के सामने खाड़गे जी सभी समूचे विपक्ष के सामने की तरफ से बात रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात पे फैसला लिया जाएगा। तो प्रयास रहेंगे कि कोई तरीका निकले कि सस्पेंशन वापसी हो और सबको अनुमति मिले, सब दोबारा सदन में आए। उसी से गरिमा बनेगी सदन की और संसद की, और नहीं तो ये अलोकतंत्र की हत्या माना जाएगा। जिन्होंने कोई कांग्रेस को नुकसान नहीं है, जो मुलाकात कर रहे हैं आप उन्हीं से पूछो। कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस में पंजाब के अंदर कांग्रेस निश्चित तौर से कमबैक करेगी और जो हमारी कांग्रेस की नेतृत्व है पंजाब में वो सक्षम है, निश्चित तौर से वहाँ पे हमारी सरकार बनने जा रही है। तो सरकार को आज मैंने भी जो 267 का नोटिस दिया है वो इसी विषय पे दिया है कि किसानों के साथ चर्चा की जाए और जो लंबित मांगे हैं, जिनमें से बहुत सी वो मांगे हैं जो उत्पन्न ही ना होती अगर मेरी बात मानी जाती और 1 साल पहले सरकार ये 3 कानून वापस ले लेती तो ना। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। इस नए वेरिएंट को हरियाणा में रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। से वो वेरिएंट जो है हरियाणा में ना आए, ये हमारा कोशिश रहेगी, प्रयत्न रहेगा। किसी कारण से कुछ केस आता भी है, कोई ऐसा डायग्नोज होता भी है, तो हम उसकी जो भी उसकी प्रक्रिया है उसको पूरा अडॉप्ट करें। हरियाणा कोरोना की किसी भी लहर से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इस पर अभी सारे विश्व में रिसर्च चल रही है। जैसे जैसे जानकारियां सामने आती जाएंगी वैसे वैसे इसे लड़ने में और अधिक लाभ होगा। इससे लड़ने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, उपचार के लिए डेल्टा में या ओमिक्रॉन में या पहले बीटा आया अंतर हो सकता है, लेकिन बचने का एक ही तरीका है,
वो है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। उसमें लोगों को स्वयं की प्रेरणा से इसका पालन करना चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। वो तो केंद्र ने वो तो हिदायतें जारी कर ही दी हैं और जो जो हिदायतें हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। और हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश की जेलों को ऑस्ट्रेलिया, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जेलों में 44 नई चीजें लाई जाएंगी। इसके लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है। बहुत बढ़िया कर रहा है। अभी हमने पहले वो करा, अब इस महीने से मैं जेल का कर रहा हूँ। जैसे बिजली में धमाके हुए ऐसे ही जेल में काम करूँगा मैं। बड़ा जल्दी आप देखेंगे बहुत चीज़ें। मैं अभी अगले एक हफ्ते में आ रहा हूँ। 44 एकदम नई चीज़ें मैंने कई जेलें विजिट करवाई हैं। जैसे सबसे बढ़िया जेल इंग्लैंड, जो जेल का कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ। इसके बाद इसे आज के दिन वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बढ़िया जेलें। हमारे यहाँ केरला की, तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की बहुत अच्छी जेलें। तो हमारे ऑफिसर्स की टीम गई, सब हमने विजिट करा और उसी करके एक हाई पावर कमेटी बनी हुई थी जिसने मोटा मोटा डिसाइड कर लिया। अब उनको साथ लेके हमारे होम मिनिस्टर गए हुए हैं छुट्टी पे, एक हफ्ता 10 दिन की छुट्टी पे गए हैं। अगले एक हफ्ते में आ जाएंगे। उसके बाद बैठ के हम वो भी जो इंसेंटिव ले रहे हैं, जो जेल में बढ़िया खुराक मिले, कैदियों को एक अच्छे आदमी बना के हम बाहर भेज। और सिरसा में मुख्यमंत्री अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें शुभारंभ कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने किया। इस मौके पर उपायुक्त अवनीश यादव, मुख्यमंत्री अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनकी आय को 1,80,000 रुपये से ऊपर लेकर जाना है। इसके अलावा एक ही जगह पर लोगों को सभी सुविधाएं मिले और लोन आसानी से जारी हो। इस मेले के प्रबंध भी यहाँ पर किए गए हैं। और विकास, विभिन्न सरकारी विभागों में जनहित के विकास को सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा, कौशल विकास, वेतन, रोजगार, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के मेले भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अंत्योदय प्रोग्राम जो है ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। ब्लॉक वाइज कराया जा रहा है। सिरसा ब्लॉक से पहले इन्होंने इनॉग्रेट करा है। हमारे डीसी साहब सभी जिले के अधिकारी हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा वेल ऑर्गेनाइज है। मैं तो पहली बार इस जगह प्रांगण में आया हूँ और जैसे डेस्क और सीटिंग अरेंजमेंट कराया, लोगों की बातें सुनी जा रही है हर तरीके का। साथ के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पैसा है जो स्टेट पे आता है और मुख्यमंत्री जी ने ये जो प्रोग्राम चलाया है ये आम आदमी को बहुत सीधा है, साथ के साथ काम हो रहा है। बहुत अच्छा है। और दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी हरकत में आ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी न आने के चलते अब लाखों रुपए की बोर्ड की तरफ से नोटिस भेजे जा रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन के बाद में हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी अब हरकत में आ गया है। लगातार 400 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स होने के चलते अब जुर्माने के लिए नोटिस भेजने बोर्ड की तरफ से शुरू कर दिए गए हैं। हम फिलहाल खड़े हैं बाईपास पर, जहां 12 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और इसीलिए यहां आप साफ तौर से देख सकते हैं कि लगातार काम रोकने को लेकर, कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए आदेश जारी कर दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद लगातार जो काम किया जा रहा है, इसी के चलते सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम की तरफ से यहां विजिट किया गया था और यहां बढ़ते पॉल्यूशन, उड़ती धूल की वजह से अब 10 लाख रुपए का NHAI को बाकायदा नोटिस भेज दिया गया है। इसके साथ साथ में फरीदाबाद की अगर बात करें तो हीवो द्वारा सरकारी फ्लैट बनाए जा रहे थे, वहां भी कंस्ट्रक्शन लगातार चल रही थी। इसी के चलते 50 लाख रुपए का नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए जिस तरह से धूल ये उड़ रही है, सड़कों पर वाहन निकल रहे हैं, ऐसे में सेक्टर 23 हार्डवेयर चौक पर उड़ती धूल की वजह से चूंकि पानी का छिड़काव वहां नहीं किया जा रहा था, इसके चलते वो नगर निगम को भी 10 लाख रुपए का नोटिस भेजा गया है। अब साफ तौर से समझ सकते हैं कि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार जो बढ़ रहा था उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी। 400 से ऊपर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसके बढ़ते हुए प्रभाव को, नुकसान को देखते हुए ये तमाम तरह के नोटिस अब सर्व किए गए हैं। चूंकि लगातार काम रोकने के बाद में सुप्रीम कोर्ट चिंता जाहिर कर चुका है, ऐसे में सरकार ने तमाम तरह
के कदम उठाने की कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो निर्माण एजेंसी हैं वो अभी इस बात को नहीं समझ रही हैं। लोगों की जो सांसों में जहरीला धुआं जा रहा है, महीन डस्ट जा रहे हैं, PM 2.5 की बात करें या PM 10 की बात करें तो वो बेहद खतरनाक श्रेणी में है। डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। ऐसे में लोगों को बेहद परेशानी हो रही है और ये जो सड़कों पर उड़ती धूल है, चूंकि पानी का छिड़काव ग्रेप लागू है 15 अक्टूबर से, ऐसे में सड़कों पर पानी का छिड़काव करना जरूरी है, लेकिन बावजूद इसके लगातार काम चल रहा है, वाहन निकल रहे हैं, वाहनों का धुआं फैल रहा है और ना ही पानी का छिड़काव हो रहा है, जिसकी वजह से PM 2.5 की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। और ये स्थिति 400 से ऊपर का जब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचता है तो ऐसे में लोगों के लिए बेहद खतरनाक स्थिति हो जाती है। आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि दिल्ली NCR में जो बढ़ता प्रदूषण है, ऐसे में लोगों के लिए जो जहरीली आबो हवा हो चुकी है वो बेहद नुकसानदायक साबित हो रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और हरियाणा के 1986 बैच के सीनियर IAS अधिकारी संजीव कौशल अब प्रदेश के नए मुख्य सचिव यानी CS होंगे। निवृत्तमान मुख्य सचिव विजयवर्धन के सेवानिवृत्त होने के बाद से ये पद खाली हुआ था। संजीव कौशल हरियाणा के 35वें और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के 5वें मुख्य सचिव होंगे। संजीव कौशल मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। उनकी गिनती प्रदेश में सुलझे हुए अधिकारियों में होती है। ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कौन है और कैसे हैं संजीव कौशल। तो नए मुख्य सचिव को आप समझ लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। संजीव कौशल 1986 बैच का IAS अधिकारी रहे। हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी रहेंगे संजीव कौशल। और इसके अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM के रह चुके हैं संजीव कौशल। और वित्त आयुक्त और राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग में ACS रहे। इसके अलावा भी तमाम बड़े पदों पर संजीव कौशल रह चुके हैं। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग में रहते हुए 2 बड़े काम इन्होंने किए हैं, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल करने का काम भी संजीव कौशल की ही देन है, उनके हाथों ही ये काम हुआ है। इसके अलावा लाल डोरे की समस्या खत्म करने का काम, डिजिटल करने का काम जो है वो संजीव कौशल ने किया है। सुलझे हुए अधिकारियों में संजीव कौशल की गिनती होती है, जो कि अब हरियाणा के नए मुख्य सचिव बनेंगे। आपको बता दें कि बेहतर व्यवहार और सुलझे हुए अधिकारियों में संजीव कौशल की गिनती होती है। 1986 बैच के सीनियर IAS अधिकारी हैं और कई सालों का अनुभव है, तो इसी के मद्देनजर उन्हें CS बनाया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।